चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। बहुत ही आसान सा सिंपल सा चैप्टर। देखिए है क्या ये, असेसी जो है वो अपनी इनकम कंप्यूट करता है। इनकम कंप्यूट करने के बाद उस इनकम पे असेसी जो है अपना इनकम टैक्स निकालता है कि कितना उसका इनकम टैक्स बनता है। अब यहां तक आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इनकम टैक्स कितना बनता है, ये किस तरीके से निकाला जाता है। इनकम टैक्स निकालने के बाद असेसी क्या करता है, एक चालान के थ्रू इस इनकम टैक्स को जमा कर देता है। चालान बेसिकली होता क्या है, आप एक समझिए एक सिंपल सा फॉर्म जिसके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं। और मेजॉरिटी बैंक्स आज के टाइम पे ये फैसिलिटी आपको देते हैं। उसमें बहुत बेसिक डिटेल डालनी होती है, नाम, कंप्लीट एड्रेस, पेन, किस चीज़ का टैक्स है, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और कितना टैक्स अमाउंट है। बेसिक डिटेल्स के साथ आप अपना इनकम टैक्स जमा करा देते हैं। ये तो होता है बाय वे ऑफ चालान। अब सेकंड नंबर आता है रिटर्न का। अब रिटर्न क्या होती है, आपने अपनी इनकम कंप्यूट करी। अब आपने इनकम कंप्यूट करी तो आपने किसी ना किसी हेड में तो अपनी इनकम कमाई होगी, या तो सैलरीज में, या हाउस प्रॉपर्टी में, या PGBP में, या कैपिटल गेन्स के अंदर, या अदर सोर्सेस के अंदर, हाँ या ना। हो सकता है कुछ आपने सेट ऑफ किया हो सकता है कुछ आपकी इनकम की क्लबिंग हुई हो, कुछ आपने डिडक्शंस ली हो, ठीक है। इन सब के बाद आप क्या निकालते हो, अपनी नेट टैक्सेबल इनकम निकालते हो, जिसपे आपने जो भी टैक्स बनता था वो कंप्यूट किया और चालान के थ्रू जमा करा दिया। लेकिन आपने अपनी नेट टैक्सेबल इनकम निकाली कैसे, ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो आई कैसे, सैलरी हेड में कितनी थी, HP हेड में कितनी थी, कोई सेट ऑफ किया, कोई क्लबिंग हुई, कुछ डिडक्शंस लिया, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको अपनी रिटर्न के अंदर जो है वो देनी होती है। रिटर्न क्या है, तो बड़े सरल अक्षरों में एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर आप सारी की सारी डिटेल्स फिल करते हो कि किस हेड के अंदर आपने कितनी कमाई करी, कोई सेट ऑफ किया, कोई कैरी फॉरवर्ड किया, कुछ क्लबिंग करी, कुछ डिडक्शंस करी, या कोई भी अदर प्रोविजन जो आपने इनकम टैक्स का यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द नेट टैक्सेबल इनकम। देखिए, every year a person earns income, and if the gross total income exceeds the basic exemption limit, then he pays tax on that income too. The next task which he has to do, income tax दिया उसने, tax जो दिया वो किसके थ्रू दिया, चालान के थ्रू। With the next task which he has to do is to file his return of income on or before the specified due dates. अब return of income कुछ स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स हैं, उससे पहले आपको सबमिट करनी होती है। देखिए, वैसे तो कोई आपसे रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब पूछता नहीं है, पर फिर भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, आप आर्टिकलशिप के लिए वगैरह के लिए कहीं जाएं, तो आपने सिंपल बोल देना, इट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम। और चालान और रिटर्न में क्या डिफरेंस है, चालान सिर्फ यूज होता है टैक्स जमा करने के लिए, और रिटर्न जो है वो क्या होती है बेसिकली कि आपने अपनी इनकम कैसे कंप्यूट करी, वो सारी की सारी डिटेल्स बताती है। अब देखिए, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करनी पड़ेगी इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये कौन से फॉलोइंग केसेस हैं, ध्यान से देखिए। कंपनीज के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में, वेदर अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस और हैविंग नील इनकम। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को तो हमेशा ही रिटर्न फाइल करनी है, चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद, अ पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को नहीं लिया, सिंपल सी भाषा में ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है, हैविंग एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका कोई भी असेट आउटसाइड इंडिया है, चाहे बांग्लादेश के अंदर बिल्डिंग है, USA के अंदर कोई ऑफिस परचेज कर रखा है, कोई भी असेट अगर आउटसाइड इंडिया है किसी ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, या साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट
लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सपोज आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में कोई भी अपना बैंक अकाउंट खोल रखा है, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, आपका कोई भी असेट हिंदुस्तान से बाहर है, या आप किसी भी बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब आपके साइन पे ही वहां चेक क्लियर होते हैं, वेदर और नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब सपोज मिस्टर ए हैं, वो साल के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनकी एक बिल्डिंग है श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर उनके पास एक फ्लैट है, तो क्या उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? जी हाँ, उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ऐसा मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, देखिए मिस्टर ए की इनकम 1 लाख रुपए है, इट इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। अब आप कहेंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर इनकम कम है तो उसे टैक्स ही नहीं देना, और टैक्स ही नहीं देना, जब उसने टैक्स ही नहीं देना कोई, तो वो अपनी रिटर्न में क्या फाइल करेगा, क्या डिटेल्स बताएगा जब उसको कोई टैक्स ही नहीं देना। तो यहाँ पर लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट है नॉट ऑर्डिनरी के अलावा, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जिसका असेट है हिंदुस्तान से बाहर, या वो किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, चाहे उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, फिर भी उसको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। और मजे की बात आगे लिख दिया, बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी है, मतलब सपोज मिस्टर ए ने जो श्रीलंका में फ्लैट ले रखा है वो अपने खुद के नाम पे ले रखा है, तो वो कहलाएंगे क्या? बेनिफिशियल ओनर। बट ध्यान से समझना जो मैं अब आपको बात बताने जा रहा हूं, एक ट्रस्ट ने एक फ्लैट ले रखा है, कहां पर? श्रीलंका के अंदर। उस श्रीलंका में जो फ्लैट ले रखा है उससे जो रेंट आता है वो मिस्टर ए को आता है। एक ट्रस्ट है, उसने फ्लैट ले रखा है श्रीलंका में, और उससे रेंट जो है वो सीधे मिस्टर ए के अकाउंट में आता है। मिस्टर ए इज नॉट द ओनर ऑफ फ्लैट, वो ओनर नहीं है। ओनर कौन है? ट्रस्ट है। लेकिन उससे जो रेंट है वो सीधे किसके अकाउंट में आ रहा है? मिस्टर ए के अकाउंट में आ रहा है। तो चाहे यहां पर मिस्टर ए बेनिफिशियल ओनर नहीं है, but he is the beneficiary because he is getting the benefit from that flat, from that asset located outside India. तो law makes it very clear, चाहे आप उसके beneficial owner हैं, चाहे beneficiary भी हैं, मतलब ownership आपके नाम पर हो ये जरूरी नहीं है। प्राइमा फेसी अगर आपको सिर्फ कोई उस पर्टिकुलर असेट से या उस पर्टिकुलर अकाउंट से कोई बेनिफिट भी मिल रहा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। व्हेन इफ असेसी इज नॉट द ओनर एंड ही इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम सच अकाउंट और असेट, रिटर्न इज मैंडेटरी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी असेसी है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, मतलब देखिए यहाँ पे तो रिटर्न कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम कम है ज़्यादा है। कंपनी एंड फर्म के केस में भी इन एनी केस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा एचयूएफ, इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट, इनको सिर्फ तभी रिटर्न फाइल करनी है जब इनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। इट मीन्स that in this case if GTI does not exceed the basic exemption limit then return filing shall not be required। अगर basic exemption limit से कम है gross total income तो उस केस में रिटर्न इन्हें फाइल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे वो एग्जाम में पूछ ले कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम कम है तो कब रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो कंपनी और फर्म्स को हमेशा करनी पड़ती है। एक रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को करनी पड़ती है कब? जब उसका असेट इंडिया से बाहर है या साइनिंग अथॉरिटी है, चाहे वो बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो। बाकी केस में जब इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करे। उसके बाद एवरी पर्सन हुज इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट without giving the effect of provisions of chapter 6A और section 54, 54B, 54D, 54EC और 54F। मतलब देखिए सेक्शन 54 की पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैपिटल गेन्स में अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स आप कर देते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। चैप्टर 6A
अगर आपको याद हो डिडक्शंस का जो चैप्टर है, तो अगर डिडक्शंस लिए बिना और सेक्शन 54 की जो आपको एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं उनको लिए बिना अगर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए हैं, उनकी कैपिटल गेन्स में इनकम हुई 40 लाख रुपए की और उन्होंने एग्जेम्पशन ले लिया अंडर सेक्शन 54 39 लाख की, तो उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी बची? 1 लाख रुपए। तो क्या उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? जी हाँ, उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए बिफोर सेक्शन 54 अगर हम देखें तो इनकी इनकम कितनी थी? 40 लाख रुपए थी, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। फाइनेंस एक्ट 2019 से गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइलिंग के स्कोप को और वाइड कर दिया, और जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में अगर कोई असेसी, कोई भी व्यक्ति हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में एंटर करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी कर दी गई। अब वो क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। अगर किसी के बैंक में करंट अकाउंट है, बैंक में हो या किसी कोऑपरेटिव बैंक में हो, और उन करंट अकाउंट्स के अंदर साल भर में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का पैसा जमा करवाया गया है, तो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। डिपॉजिटेड 1 करोड़ और मोर इन करंट अकाउंट्स ऑफ ए बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक। अगर 2 लाख रुपए या उससे ऊपर का खर्चा किया गया फॉर ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री, चाहे वो ट्रैवल उसने खुद किया या किसी और व्यक्तियों को करवाया। अब और व्यक्तियों मतलब हो सकता है अपनी बेटी को, बेटे को, वाइफ को, ठीक है, बहू को। मतलब अगर आपने साल भर में 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा किया है फॉरेन कंट्री के ट्रैवल में, चाहे खुद के या फैमिली मेंबर्स, तो आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी करनी पड़ेगी, चाहे आप ये बोलें कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। अब आप हंस रहे होगे कि सर जो फॉरेन जाएगा उसकी इनकम तो इतनी होगी, जो 1 करोड़ जमा कराएगा उसकी इनकम तो इतनी होगी। बेटा हिंदुस्तान में लोग बहुत महान हैं, बैंकों में पड़े हुए हैं 100 करोड़ रुपए, इनकम डिस्क्लोज करते हैं 2 लाख रुपए की, कहते हैं जी ITR ही नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कोप को वाइड किया। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीकों से वो उन चीज़ों को घुमाने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख और मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी के घर का बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ऊपर आया, साल का बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको रिटर्न फाइल मैंडेटरी करनी पड़ेगी, या सच अदर कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। तो ये गवर्नमेंट ने स्कोप ओपन कर लिया है कि इन फ्यूचर हम इसमें और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट हाल फिलहाल यही 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं। सबसे ज़्यादा रेलिवेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, जिस पर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसको रिटर्न फाइल कब करनी है, सारी बातें आपको बता दी। बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर अप करिए, क्वेश्चन आने के यहाँ से पूरे चांसेस हैं। चलिए अब बात करते हैं ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। देखिए कंपनी के केस में या कोई भी पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, जो आपने PGBP हेड में पढ़े थे कि कब ऑडिटिंग करवानी होती है अपने अकाउंट्स की, या कोई वर्किंग पार्टनर ऑफ ए फर्म वेयर अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तो इन 3 केसेस में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जो ड्यू डेट है दैट इज 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब सपोज 2019-20 प्रीवियस ईयर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा 2020-21, तो 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। सेम वे अगर आप प्रीवियस ईयर 2025-26 की बात कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 2026-27। इस केस के अंदर 30 सितंबर 2026 तक रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर कोई असेसी है जिसको ऑडिट रिपोर्ट लेनी होती है अंडर सेक्शन 92E, ये क्या है? देखिए वैसे तो आपके डोमेन से बाहर है ये चीज़, लेकिन जस्ट सेफर साइड का एग्जाम में क्वेश्चन ना आ जाए, मैं आपके साथ छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए 92E के अंदर ऑडिट रिपोर्ट किसको लेनी होती है? जो असेसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में एंटर करता है, या कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं जो स्पेसिफाइड है, जिनको ऑल टुगेदर बोला गया है ट्रांसफर प्राइसिंग।
ये ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर आप हाई लेवल पे पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली ये सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर। तो अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ती है अंडर सेक्शन 92E में, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग की कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी जिसको अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने, उसे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी होती है। तो तीनों डेट आपको पता होनी चाहिए मोटी मोटी। रिटर्न आपको कब फाइल करनी है? ऑडिट करवाना है 30 सितंबर, कंपनी है 30 सितंबर, वर्किंग पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का 30 सितंबर, 92E में रिपोर्ट लेनी है 30 नवंबर। इसके अलावा कोई ऐसा सी है 31 जुलाई। इन डेट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से करिएगा। अभी आप इस ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, बिकॉज इट्स सिंपली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। आप इससे ज़्यादा कुछ भी इसके बारे में ना सोचें। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 से आई आपकी अमेंडमेंट की सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। तो देखिए एक छोटा सा चेंज किया गया है ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है जो कि आपका, तो देखिए आपने पढ़ा था कंपनी के केस में, इसके अलावा अ पर्सन अदर देन कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, और साथ ही साथ फर्म को अपनी रिटर्न कब तक फाइल करनी थी? 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन अब इस डेट को चेंज कर दिया गया है, 30 सितंबर की जगह ये डेट एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दी गई है। इसी के साथ तो अभी तक आपने देखिए पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था, अ वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म वेयर अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। यहां पर सभी वर्किंग पार्टनर्स को 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक अपनी रिटर्न फाइल करनी थी। फाइनेंस एक्ट 2020 से ये वर्किंग वर्ड ओमिट कर दिया गया है। मतलब अब देखिए क्या बन जाएगा आपका लॉ, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म वेयर अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। मतलब सभी पार्टनर्स यहां पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। पहले सिर्फ वर्किंग पार्टनर के लिए था, अब सभी पार्टनर्स को अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर जिन फर्म्स का ऑडिट रिक्वायर्ड है। तो इस छोटे से चेंज को नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर असेसी डिफॉल्ट करता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने में, तो देखिए जितना वो डिले करेगा उस हिसाब से उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A। अब कैसे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा? एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब एक दिन भी लेट हो गया, सपोज ड्यू डेट जो थी वो थी 31 जुलाई, और उसने जो रिटर्न है वो फाइल करी 2 अगस्त को, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट उसका लग जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 1 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। ये नहीं कि उसमें 2 डेज का इंटरेस्ट लगेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चेक करते हैं। देखिए ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, इनकम टैक्स एंड टैक्स कैलकुलेटर। मैंने अभी असेसमेंट ईयर 2018-19 डाला है और इनकम फ्रॉम सैलरी डाल दी है यहाँ पे 4 लाख रुपीज़। ठीक है, बाकी कोई भी इनकम नहीं डाली। तो 18-19 के हिसाब से जो मेरा टैक्स बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 7725। ठीक है, अब ये कैसे आया इस पर भी दिमाग नहीं लगाते हम कि उस समय टैक्स रेट क्या थे। मैंने मेन चीज़ डाली कि ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न थी 31 जुलाई, बट हम जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं कब? 15 अगस्त को। तो अगर आप देखें तो 15 डेज़ का डिले किया है मैंने, और यहाँ पर जब मैंने उसे कैलकुलेट किया तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A देखिए कितना आया, 77 रुपीज़। मतलब 7725 का स्ट्रेट फॉरवर्ड 1%। कोई प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इवन सिंगल डे का डिले हो गया तो पूरे महीने का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और पार्ट ऑफ ए मंथ का मतलब क्या है? इवन अ सिंगल डे डिले तो फुल मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, कोई नंबर ऑफ डेज पे प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। इस पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर द पीरियड स्टार्टिंग ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। मतलब जिस दिन जो ड्यू डेट थी उस दिन से लेके जिस दिन आप रिटर्न फर्निश कर रहे हैं उस दिन तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। या डेट ऑफ कंप्लीटेड ऑफ असेसमेंट। अब ये क्या है? दिस इज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। देखिए कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अभी आपके लिए एक नया वर्ड है, मैं बड़े सरल अक्षरों में आपको समझाना चाहता हूँ। असेसमेंट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है? अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक है,
और सब कुछ ठीक है तो डिपार्टमेंट आपको एक कंफर्मेशन देता है कि ठीक है आपने रिटर्न फाइल कर दिया और हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक स्पेसिफिक डेट तक डिपार्टमेंट की कंफर्मेशन नहीं आती है तो मान लिया जाता है कि आपकी रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो उसको हम बोलते हैं कि असेसमेंट कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और डिपार्टमेंट ने इस चीज को पकड़ लिया कि भैया इसकी रिटर्न रेगुलर आ रही थी और इस साल इसने रिटर्न फाइल नहीं करी है जबकि इसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह सब नॉर्मल हैं, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, नोटिस निकाल देता है। नोटिस निकाल के डिपार्टमेंट खुद आपकी इनकम कंप्यूट कर देता है और आपको बोलता है कि आप इस इनकम पे टैक्स जमा कराओ। एंड जो डिपार्टमेंट ने इनकम निकाल दी और डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि आपको इस इनकम पर इस डेट को टैक्स जमा करवाना है, तो दैट इज ऑल्सो अ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। वो भी एक कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है, लेकिन वो कब है, जब आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। तो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब दो सेंस में समझना है। पहला, अगर आपने डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करी है तो डिपार्टमेंट की जो कंफर्मेशन आती है कि हाँ आपकी रिटर्न फाइल हो गई, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज कि कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट हो गया जब रिटर्न फाइल करी थी। लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया और आपकी इनकम निकाल दी और आपको उस इनकम पे टैक्स जमा कराना पड़ गया, तो बेसिकली दैट इज ऑल्सो अ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो यहां पर हम क्योंकि बात कर रहे हैं डिफॉल्ट की, तो डिफॉल्ट में यहां कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कौन सा आएगा, जब आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है। देखिए असेसमेंट प्रोसीजर जो है ये पूरा एक चैप्टर है जो आप हायर लेवल्स पे पढ़ेंगे। अभी हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा डिटेल इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है जो कि फाइनल लेवल्स पे कवर अप किया जाता है। ठीक है, बस अभी आप समझिए असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कि हमने रिटर्न फाइल नहीं करी तो डिपार्टमेंट ने हमारी इनकम निकाल के बोल दी भैया तू इस पे इतना टैक्स और इस डेट तक रिटर्न फाइल कर दो। तो अगर आपने स्वयं जाके रिटर्न फाइल कर दी, चाहे 31 जुलाई के बाद करी या 30 सितंबर या 30 नवंबर एज द केस में भी, क्योंकि रिटर्न की मल्टीपल डेट्स हो सकती हैं, अभी हमने देखा, तो जो आपका डिफरेंस है उसके लिए 1% पर मंथ। लेकिन अगर आपने खुद रिटर्न फाइल नहीं करी, डिपार्टमेंट ने कंप्यूट कर दी, तो जिस दिन डिपार्टमेंट ने कंप्यूट कर दी उसको बोला जाएगा कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और वहां तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर। However, no interest under 234A shall be payable when tax is paid before due date through return is filed after due date। एक बहुत बड़ा रिलीफ। अगर आपने अपना टैक्स पहले जमा करा दिया तो ध्यान से समझिएगा, आपने टैक्स अपना जो है वो पहले जमा करा दिया, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। टैक्स कैसे जमा होता है, टैक्स जमा होता है चालान के थ्रू, याद आया। लेकिन आपने टैक्स जमा करा दिया, रिटर्न फाइल नहीं कराई, तो आपको फिर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हाँ, उस केस में उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, कितनी, 5,000 रुपीज़ की इफ द रिटर्न इज फाइल्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, और 10,000 की इन एनी अदर केस। मतलब अगर 2019-20 है, कायदे से आपकी डेट सपोज 31 जुलाई थी, ठीक है, और आपने रिटर्न फाइल करी 30 नवंबर को, आपने टैक्स जो है वो सारा का सारा क्लियर कर दिया था 15 जुलाई तक, लेकिन आपने जो रिटर्न है वो 30 नवंबर को फाइल करी, तो आपको 0 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आपको 5,000 रुपये पेनल्टी के देने पड़ेंगे। बट यही रिटर्न सपोज आपने फाइल करी कब, 15 जनवरी को, तो 0 इंटरेस्ट है क्योंकि आपने टैक्स तो ऑलरेडी 15 जुलाई को रिटर्न की डेट से पहले जमा करा दिया था, लेकिन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 10,000 क्योंकि अब आप 31 दिसंबर क्रॉस कर चुके हो, 10,000 इन एनी अदर केस। हाँ, बट इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, सपोज इस असेसी की जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं थी, द फी पेबल अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट एक्सीड 1 लाख, तो पेनल्टी 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। और एक और चीज़, ATIA से ATRRB का कोई डिडक्शन नहीं लिया जा सकता। खैर ये आपके काम की चीज़ नहीं है, मेन आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पे सारा का सारा फोकस करना है। चलिए पेनल्टी का एक एग्जांपल लेते हैं। केस 1, केस 2, केस 3 तीन केसेस हैं। मिस्टर ए हैं जिनकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम थी 31 जुलाई,
उन्होंने 15 दिसंबर को रिटर्न फाइल करी। केस 2 में मिस्टर ए 31 जुलाई थी, उन्होंने रिटर्न फाइल करी 15 मार्च को असेसमेंट ईयर के, और केस 3 में उन्होंने 15 दिसंबर को ही करी। लेकिन आपको दिया हुआ है कि टैक्सेबल इनकम एज्यूम करना है 10 लाख रुपए है केस 1 एंड 2 में, और 4,50,000 है केस 3 में। तो देखिए केस 3 जहां इनकम 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से कम है, यस और नो, तो इन एनी केस इट कैन नॉट एक्सीड ₹1,000, तो 1 होगा। अब यहां पर 10 लाख रुपए इनकम है, 5 लाख से ज्यादा, 15 दिसंबर तक करवा दिया, तो पेनल्टी विल बी 5,000, ठीक है। एंड यहां पे 15 मार्च को कराया, दैट इज आफ्टर 31 दिसंबर, तो यहां पेनल्टी कितनी होगी? 10,000। गॉट इट? जो आपको यहां बताया था। ये तो हो गई क्या? पेनल्टी। अब इन तीनों ही केसेस में उनको इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A देना पड़ेगा इफ टैक्स अमाउंट इज नॉट deposited up to 31st जुलाई, ठीक है, ऑफ असेसमेंट ईयर। अगर टैक्स अमाउंट उन्होंने 31 जुलाई असेसमेंट ईयर तक जमा नहीं कराया तो ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर टैक्स अमाउंट जमा करा दिया तो सिर्फ उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी फॉर डिले इन रिटर्न फाइलिंग, कोई इंटरेस्ट उनको नहीं देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं प्रोविजन आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। चलिए बात करते हैं रिटर्न ऑफ लॉस के अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। देखिए अभी तक आपने ये पढ़ा कि कुछ स्पेसिफाइड केसेस के अंदर ही आपको जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करनी होती है, जिसमें हमने ये देखा कि ब्रॉडली कि इनकम जो है वो तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए या कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि असेसी को लॉसेज हुए हों और उसको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी हो। ऐसा इसलिए कि सपोज असेसी को लॉस हुआ है पीजीबीपी हेड में, कैपिटल गेन्स हेड में, या लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, जिसको वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है और फ्यूचर में सेट ऑफ करना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसको डिटेल्स तो डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेंगी कि मुझे इस साल इतने का लॉस हुआ है, जिसको वो आगे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो इस केस के अंदर अगर वो अपने उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 139(3) एज पर द ड्यू डेट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ड्यू डेट्स वही रहेंगी जो 139(1) के लिए थी, जो आप मेरे साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट लॉस की रिटर्न का जो सेक्शन है वो क्या है? 139 सबसेक्शन 3। क्या ये सेक्शन याद करें? याद कर लीजिए इस सेक्शंस को, क्योंकि थोड़े से रेलिवेंट है। हाँ, लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो लॉसेस, किसके? हाउस प्रॉपर्टी के, या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिसके बारे में आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी नहीं है। आप रिटर्न फाइल नहीं भी करेंगे तो भी इन सब्सिक्वेंट ईयर्स आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन 3 हेड्स के आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, देन इन दैट केस रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। चलिए बात करते हैं बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। ये क्या होती है? अगर आप ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं और उसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको बोला जाता है बिलेटेड रिटर्न। लेकिन आप बिलेटेड रिटर्न भी कब तक फाइल कर सकते हैं? बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 2019-20 है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2020-21। तो मैक्सिमम 31 मार्च 2021 तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वही वाली बात है ना भाई, अगर आप किसी को बर्थडे विश करना भूल गए तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहने का भी एक वक्त होता है। ये थोड़ी ना कि आप उसे 6 महीने बाद बोलेंगे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो सेम वे 2019-20 प्रीवियस ईयर आप रिटर्न फाइल करना भूल गए, कुछ नहीं होता, असेसमेंट ईयर की लास्ट डेट 31 मार्च तक आप 31 मार्च 2021 तक रिटर्न फाइल कर दीजिए, या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, मतलब अगर उससे पहले डिपार्टमेंट ने ही आपको पकड़ लिया, क्योंकि देखिए 19-20 है अगर, तो कायदे से इसकी ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल क्या होगी? 31 जुलाई, ठीक है। अब सपोज डिपार्टमेंट ने ही पकड़ लिया आपको 15 फरवरी को, ठीक है, तो फिर तो आप समझ गए ना,
तो उस केस में फिर 15 फरवरी से पहले पहले आपकी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया तो फिर डिपार्टमेंट पूरा हिसाब लगा देगा। समझ गए? तो बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर आपको अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। Mr. Z has not filed return of income for the previous year 18-19 and the date of completion of assessment year section is 10/10/2020. तो देखिए, so in this case Mr. Z can file the belated return at any time before 31st March या 10 इसको ना ठीक कर लो, ये दिस इज 10 जनवरी 2020। तो 31 मार्च 2020 तक, क्योंकि 18-19 है, असेसमेंट ईयर क्या होगा 19-20, दैट इज 31 मार्च 2020 लास्ट डेट है। असेसमेंट हो गई 10 जनवरी 2020 को, तो 10 जनवरी 2020, तो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा दैट इज अप टू 10 जनवरी 2020 उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो बिलेटेड रिटर्न भी कब तक फाइल हो सकती है? बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इसका सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं रिवाइज्ड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। ये क्या है कि आपने रिटर्न फाइल करी, उसमें कुछ भूल चूक हो गई, गलतियां हो गई, तो क्या आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। आपने रिटर्न ऑलरेडी लेट फाइल की थी, बिलेटेड रिटर्न फाइल की थी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, क्या उसको भी रिवाइज किया जा सकता है? जी हाँ, उसको भी रिवाइज किया जा सकता है। क्या लॉस की रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है, उसमें गलतियां पता लगती हैं? तो जी हाँ, उसको रिवाइज किया जा सकता है। मैंने रिटर्न फाइल करी, उसको मैंने रिवाइज किया और रिवाइज रिटर्न में भी गलती हो गई, तो क्या रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है? जी हाँ, उसको भी रिवाइज किया जा सकता है। मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिवाइज रिटर्न इज पॉसिबल सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ध्यान से देखिए, इफ एनी पर्सन हैज फाइल्ड अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ये क्या था जो आपने सबसे स्टार्टिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक केसेस मेरे साथ पढ़े थे कि कब रिटर्न फाइल करनी होती है, ये सब 139 सबसेक्शन 1 में था। तो अगर कोई व्यक्ति इस हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, या 139(4) में बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है, जो अभी आप लास्ट वीडियो देख के आ रहे हैं, एंड आफ्टर फाइलिंग सच रिटर्न ही डिस्कवर्स एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, वो उसे रिवाइज कर सकता है कब तक? बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर 2020-21 है तो प्रीवियस ईयर, तो उसका असेसमेंट ईयर कब तक होगा? उसका असेसमेंट ईयर होगा 2021-22 तक। मतलब आप 31 मार्च 2022 तक उसको रिवाइज कर सकते हैं, या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया अगर उससे पहले, तो फिर तब तक आप कर सकते हैं। ये बात याद रखना, बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर होगा तो साथ में बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट हमेशा चल रहा होगा। ठीक है, मेन पॉइंट्स देखिए, बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकती है, रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज्ड वंस अंडर सेक्शन 139(5) कैन ऑल्सो बी रिवाइज्ड। रिवाइज्ड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हो, बस टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है। रिटर्न ऑफ लॉस जो है उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड है डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न। ये क्या है, पहले मैं आपको वर्ड समझा दूं। देखिए, डिफेक्टिव रिटर्न आती है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर। क्या कहती है कि अ रिटर्न शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव। एक रिटर्न को हम डिफेक्टिव मान लेंगे कब? अगर उसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, अनलेस ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मतलब अगर ये, इसको दूसरे एंगल से समझें, वो कह रहा है कि अगर इन ये वाली चीजें रिटर्न में नहीं है तो हम उसे रिटर्न को डिफेक्टिव मान लेंगे। A return shall be regarded as defective, रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा अनलेस ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, कौन कौन सी? आपने उसमें ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44A भी रखी या नहीं रखी? द पेमेंट चलान ऑफ एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो चलान की डिटेल्स थी वो आपने दी या नहीं दी? TDS की डिटेल्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की उसमें दी या नहीं दी? स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न मस्ट बी अटैच्ड। मतलब पूरा का पूरा स्टेटमेंट कि आपने बेसिकली सैलरी में कितनी है, CG में कितनी है, PGPP में कितनी इनकम है, सब कुछ, सारे एनेक्चर स्टेटमेंट कॉलम जो जो रिटर्न के अंदर है वो सारे आपने फाइल किए। मतलब जो आपको एक रिटर्न मिलती है, एक पूरा फॉर्म मिलता है, वो सही से अगर आपने भरा है तो ठीक है,
अगर आपने कोई कॉलम, एनेक्चर, स्टेटमेंट, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ऑडिट रिपोर्ट, चालान, टीडीएस डिटेल्स, इनमें से कोई भी चीज अगर आपने छोड़ दी तो उस रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। अगर रिटर्न फाउंड टू बी सम डिफेक्ट्स, then the defects have to be rectified within 15 days from the date of intimation of defect by the assessing officer। देखिए होता क्या, आप रिटर्न फाइल करते हैं, रैंडम बेसिस पर उनकी चेकिंग होती है, सारी रिटर्न्स चेक नहीं होती। और खैर अब तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस ही हो गया है, जब तक रिटर्न एग्जैक्ट ना हो सबमिट ही नहीं होती। तो अगर असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ लिया तो वो जिस दिन आपको इंटीमेट करेगा उसके 15 दिनों के अंदर आपको उसे रेक्टिफाई करके भेजना होता है, या विद इन द एक्सटेंडिंग टाइम एज द असेसिंग ऑफिसर में अलाउ, या अगर कुछ एडिशनल टाइम आपको असेसिंग ऑफिसर ने दिया है तो उतने टाइम में। इफ द डिफेक्ट हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और एक्सटेंडेड टाइम लिमिट, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि भैया इस रिटर्न, ये डिफेक्टिव रिटर्न है, इसको आप 15 दिन के अंदर ठीक करिए, और आपने 15 दिन में ठीक नहीं किया तो उस रिटर्न को इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाएगा। देन द डिफेक्टिव रिटर्न फाइल शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज कि अगर डिफेक्टिव रिटर्न को आप विद इन टाइम फ्रेम रेक्टिफाई नहीं करते हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड रिटर्न, मतलब नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय द असेसी। ये माना जाएगा कि कोई भी रिटर्न असेसी ने फाइल ही नहीं करी है। समझ में आई बात? श्योर, पक्का। अब रिवाइज रिटर्न को लेके इसकी क्या प्रोविजन है? डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न अंडर दिस कैन बी रिवाइज्ड if it was filed within time specified in this and the defect is rectified within 15 days from the date of intimation of defect or further extended time as allowed by the assessing officer। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी और जबरदस्त लाइन लिखी हुई है। सपोज एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपनी रिटर्न 15 जुलाई को फाइल कर दी थी, 15 जुलाई प्रीवियस ईयर में फाइल कर दी थी। फिर हुआ क्या, 15 जनवरी को उनके पास नोटिस आ गया कि डिफेक्टिव रिटर्न का, कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है, उसे आप 31 जैन तक जो है रेक्टिफाई करें। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बड़े ईमानदार इंसान है, 24 जनवरी को ही जो है वो रेक्टिफाई उसको कर दिया। अब होता क्या है, उनको 15 फरवरी को यह एहसास होता है कि जो उन्होंने 15 जुलाई में अपने डिस्क्लोजर्स दिए थे वो गलत दे दिए, मतलब जितनी उन्होंने इनकम शो करी वो थोड़ी कम ज़्यादा है, वो डिस्क्लोजर्स उन्होंने गलत दे दिए। ठीक है, तो क्या वो 15 फरवरी को अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। क्यों कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और आपके मन में भी एक दो डाउट आ रहे हैं, वो मैं भी क्लियर कर दूंगा, मुझे पता है वो क्या डाउट आ रहे हैं। अ डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न फाइल्ड अंडर दिस कैन बी रिवाइज्ड इफ इट वाज फाइल्ड विद इन टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर 139(1)। भाई 139(1) में 31 जुलाई की डेट है, आपने 15 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दी थी, एंड द डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड विद इन 15 डेज, और कोई डिफेक्ट रिपोर्ट हुआ था तो वो आपने 15 डेज में रेक्टिफाई कर दिया था, तो आप फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन और फर्दर एक्सटेंडेड टाइम एज अलाउड बाय द असेसिंग ऑफिसर, तो ही आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। आपके मन में ये रिवाइज, पता है सबसे बड़ा डाउट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर जब वो रिटर्न डिफेक्टिव थी, ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया था, असेसिंग ऑफिसर ने, कि ये रिटर्न डिफेक्टिव है, और हमने उसे 15 दिन में मतलब रेक्टिफाई कर दिया था, तो फिर हमें रिटर्न रिवाइज करने की क्या जरूरत पड़ी? आपके मन में ये डाउट आ रहा है, मैं इसको भी क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं एक चीज और पहले डिस्कस कर लूं कि सपोज उन्होंने, मिस्टर ए ने 15 जुलाई की जगह रिटर्न फाइल करी थी 16 अगस्त को, केस 2, ये अपने वर्ड्स में केस लिख लेना, ये केस 1 है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है कि 15 जनवरी को नोटिस आया, 31 जनवरी को रेक्टिफाई किया एंड ऑल। तो क्या वो 15 फरवरी को रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल रिटर्न जो है वो 139(1) के अंदर जो डेट्स स्पेसिफाई हैं उसके बाद फाइल करी है। समझ में है?
अब आपके मन में जो डाउट आ रहा है कि जब असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ लिया कि डिफेक्टिव रिटर्न है तो हमें बाद में रिवाइज करने की क्या जरूरत है, तो देखिए यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिए। असेसिंग ऑफिसर सिर्फ ये देखेगा कि ऑडिट रिपोर्ट लगने की जरूरत थी, आपने नहीं लगाई, चालान की डिटेल्स दी या नहीं दी, टीडीएस की डिटेल्स दी या नहीं दी। वो अभी अंदर नहीं घुसा है उनको क्रॉस चेक करने के लिए, वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि ये चीजें जो होनी चाहिए थी वो है या नहीं है। उसने उसके बेसिस पे आपको एक नोटिस निकाल दिया, आपने उनको भेज दिया, लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि जो अंदर की चीजें थी, आपने सैलरी हेड में 5 लाख की इनकम दिखा दी, 6.5 लाख रुपए की आपको इनकम दिखानी चाहिए थी या 4.5 लाख की इनकम दिखानी चाहिए थी, आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न 139(1) में जो टाइम स्पेसिफाइड है उसके अंदर आपने उसे जमा करा दिया था, मतलब सरल अक्षरों के अंदर अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी थी एंड वो डिफेक्टिव रिटर्न भी हो गई साथ में, बिलेटेड रिटर्न जो है आपकी डिफेक्टिव भी हो गई, तो फिर रिवाइज्ड रिटर्न पॉसिबल नहीं है। हाँ, सिर्फ बिलेटेड रिटर्न है, वो डिफेक्टिव रिटर्न नहीं बनी, तो आप रिटर्न अपनी रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखना, एक बार में समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं। देखिए समरी पॉइंट्स दे रहा हूं, समझ लीजिए। बिलेटेड रिटर्न हुई 139(4) में, रिवाइज रिटर्न पॉसिबल है। बिलेटेड रिटर्न हुई 139(4) में और नोटिस आ गया डिफेक्टिव रिटर्न का 139(9) में, तो आप रिवाइज रिटर्न पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल रिटर्न फाइल करी, नोटिस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न आया, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लॉस के केस में आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ लॉस आपने फाइल करी थी और नोटिस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न आया, तब भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हर केस में रिवाइज रिटर्न पॉसिबल है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न लेट करी है और नोटिस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न आपको आ गया, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। पेपर टेक्निकल नेचर का हुआ, इंटेंशन एग्जामिनर की हुई कि जबरदस्त पेपर देना है, तो इनमें से कोई ना कोई एक केस आपसे वो जरूर पूछेगा।